नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष यशवंत कुमार चमन जी, जो कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे बिहार के राजनीति पर, जिसमें विशेष चर्चा का विषय बना हुआ आज के राजनीति में कुछ आयोग के गठन। ये आयोग का गठन है या नेताओं को दरकिनार करने का एक जरिया है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे यशवंत जी से। यशवंत जी, आपका स्वागत है। आपको, आपके दर्शकों को, आपके पूरे टीम को प्रणाम और आप हमें आमंत्रित किए इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा सवाल है आपसे कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी चुनाव को लेके अभी रोज नए नए आयोग का गठन हो रहा है। हर रोज कुछ गठन बन रहा है, आयोग का गठन हो रहा है और उसमें कुछ कुछ नेताओं को कुछ पद दे दिया जा रहा है और वाहवाही लूटी जा रही है। इस पर क्या कहिए? देखिए, जिन नेताओं को टिकट नहीं देना है, पार्टी और सरकार, जो जदयू है और भाजपा है, जो आरएलएसपी है, तो ये लोग एलजेपी है, ये सारे लोग जिनको चुनाव में टिकट नहीं देना है उनको एडजस्ट कर रहे हैं आयोग में। और आयोग के गठन का सिलसिला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक नेताओं के दामाद का, उनके परिवार का एडजस्टमेंट आयोगों के माध्यम से नहीं हो जाए। अभी फिलहाल जब आयोग के गठन की बात, इसलिए हम विस्तार से आपको बता दें कि स्वर्ण आयोग का गठन हुआ बिहार में, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का, पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन हुआ, अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन हुआ और साथ ही साथ बिहार नागरिक परिषद और अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन हुआ। इन सभी जितने भी आयोग का गठन हुआ है, इसमें बहुत सारे कद्दावर नेताओं को सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना के उनको स्थित कर दिया गया। ये उनके राजनीति को लेकर क्या क्या करियर उनका आगे इसमें रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, जिनकी नियुक्ति आयोगों में हो गई, उनके टिकट का कोई मामला हमको नहीं लगता है कि बनेगा आगे। मेन आयोग का गठन हुआ है, जिसको मीडिया भी कह रहा है कि नेशनल दामाद आयोग बना है। तो दामाद लोगों का, सरकारी दामाद लोगों का एडजस्टमेंट होना है, चाहे वो जीतन राम मांझी जी के परिवार का हो, चाहे रामविलास जी के परिवार का हो, चाहे अशोक चौधरी जी के परिवार का हो, चाहे वरिष्ठ आईएएस हैं उनकी पत्नी का हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इससे लोगों को ये माने स्पष्ट दिखना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए हमेशा वंशवाद के खिलाफ मुहिम चलाता रहा है, वंशवाद पे प्रहार करता है, वो एनडीए वंशवाद का पर्याय है, प्रहारक नहीं है, पर्याय है। आप नीचे से ऊपर देख लीजिएगा, ये आयोग का छोड़ दीजिए तो नीचे से ऊपर तक पीयूष गोयल जी के पिताजी पीयूष भी बीजेपी में मंत्री थे, वो भी वंशवाद के पोषक हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटा भी उसी कड़ी में हैं। आप अनुराग ठाकुर जी को देख लीजिए, प्रेम कुमार धूमल जी के बेटा हैं। तो ये वंशवाद के पोषक लोग वंशवाद पे प्रहार करते हैं और जैसे ही इन लोगों को मौका मिलता है, ये लोग वंशवाद को ही आगे बढ़ाते हैं। अमित शाह जी के बेटा को देख लीजिए, जैसा उसी स्थिति में है। हमने कल एक खबर चलाया था अपने चैनल के माध्यम से, इसी परिवारवाद पे, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा परिवारवाद पे अगर उंगली किसी पे उठाया तो लालू यादव पे उठाया, जो राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर लालू जी को छोड़ दिया जाए महागठबंधन से, तो एनडीए में अगर हम चले तो अशोक चौधरी भी इसके जीता जागता उदाहरण है। अभी जो सबसे कद्दावर नेता भाजपा के देखे जा रहे हैं, सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी वंशवाद से कहीं नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनके माता विधायक रह चुकी हैं, उनके पिताजी भी सांसद विधायक रह चुके हैं। और इसके बाद दूसरी सबसे अगर परिवारवाद की एक कहानी कही जाए तो वह है रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, जिसके चिराग पासवान जो है आगे लेके चल रहे हैं इस पार्टी को। जीतन राम मांझी हैं,
देखिए, जितना लोग वंशवाद का विरोध करता है, वो सारे के सारे नेता जो आज एनडीए में हैं, अगर वंशवाद का विरोध करते हैं तो मुंह से करते हैं, दिल से वंशवाद के पोषक हैं। उनके क्रियाकलाप में आपको कहीं नहीं दिखेगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, किसी टिकट के लिए, किसी पद के लिए सरकार से लड़े या गठबंधन के सहयोगी से लड़े। जब भी उनकी लड़ाई होती है तो उसके पृष्ठभूमि में उनका बेटा होता है, बहू होती है, पत्नी होती है, दामाद होता है, भाई होता है, भतीजा होता है। ये वंशवाद के ये पोषक लोग हैं, वंशवाद का विरोध करने का नाटक करते हैं। ये जो जितने भी आयोग का गठन हुआ है बिहार में, तो इससे बिहार वासियों को क्या फायदा हुआ? देखिए, बिहार वासियों को इन आयोगों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो पद पे गए हैं वो उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी कहते रहे कि मैं वंशवाद का विरोधी हूँ, उनकी अंतरात्मा सोई हुई है। अगर उनकी अंतरात्मा जग गई तो वो तुरंत एक सिरे से इसको खारिज कर देते। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के सामने इतने विवश हैं, इतने लाचार हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। बिहार के लोग ये देखे हैं कि वो अपने बेटा को राजनीति में आगे आने नहीं दे, लेकिन उनके सामने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के वाइफ का महिला आयोग में होता है, वो कुछ नहीं कर पाते। रामविलास जी के दामाद का होता है, जीतन राम मांझी जी के परिवार का होता है, रिलेटिव का होता है, अशोक चौधरी जी के दामाद का होता है, सबका होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी की विवशता ये है, कुछ ना बोल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। अभी ये जो आयोग का गठन हुआ है, इसमें कुछ हम मुख्य नेताओं के नाम गिनाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह। दूसरे आते हैं गुलाम रसूल बलियावे। इसके बाद है शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार आर्या, मंजीत सिंह और सुरेश रोमटा। ये जितने भी हमने नाम बताया, आपको जितने नाम गिनाया, ये सब लोग कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार थे। मंजीत सिंह तो खैर बैकुंठपुर के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। महाचंद्र प्रसाद सिंह जो कि लगातार 30 सालों तक एमएलसी रहे हैं सरना स्नातक क्षेत्र से। तो क्या कहिएगा, इनको इस पद के नाम पर राजनीति से दूर किया जा रहा है? इन लोगों का राजनीतिक भविष्य पे फुल स्टॉप लगा दिया। ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा। जो एक सोची समझी साजिश हो सकती है एनडीए की। देखिए, अब ये साजिश है या इन लोगों को स्वीकार है, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन है यही कि इनको राजनीतिक क्षेत्र से, लोगों के बीच से इनको आउट किया। और ये झुनझुना है पद। इन आयोगों से किसी समाज का कोई कल्याण नहीं हुआ है। आप अगर महिला आयोग की बात देखेंगे तो महिलाओं पे अत्याचार होता है। भारत में भी महिला आयोग है। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, नंगा परेड हुआ, आप कहीं नहीं देखे कि महिला आयोग किसी भूमिका में था। SC ST आयोग बना है, SC ST पे मुजफ्फरपुर में अत्याचार हुआ, कई जगह होता है, लेकिन SC ST आयोग उस पर चुप रहता है। तो ऐसे आयोगों का क्या मतलब है? सवर्ण पे अत्याचार होता है, सवर्ण आयोग के अध्यक्ष चुप रहते। तो ये पद दिया गया है व्यक्ति को पोषित करने के लिए। जो बिना पद के लोग कुपोषित हो रहे थे, उनको पोषाहार दिया जा रहा है आयोग के माध्यम। ये मलाईदार पद रहेगा, आप बिना किसी जिम्मेवारी के आप घूमते रहिए, खाते रहिए, मस्त रहिए। इन सभी आयोगों का तो गठन हो चुका है और इसी में अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, जिसके अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार। और अभी एक बहुत तेजी से वाकया अपने बिहार में पूरे राजनीतिक रूप ले रहा है, जिसमें आशुतोष कुमार है, जो जनजन पार्टी है, स्वर्ण समाज करके कोई संगठन है, उसी के अध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया था एक राजद नेता के खिलाफ, जो कि अनुसूचित जनजाति से आती है। उन लोगों को बहुत ही सोशल मीडिया पर नहीं, वैसा कोई बयान जो अमर्यादित हो, हम समझते हैं किसी भी आदमी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी पद का हो।
और आम तौर पे ये देखा जाता है कि मरे हुए लोगों के बारे में लोग बहुत सारा बात बोलते हैं, तो हम लोग सनातनी परिवार से आते हैं, सनातन धर्म है हम लोग। तो कहा जाता है कि जो जो काउंटर करने के लिए हम वकालत पेशे से आते हैं, तो लीगल प्रोसेस में भी है कि जो अपना डिफेंस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए, ये मर्यादा है। राजनीति में आज के समय में अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करना एक चलन सा नहीं हो गया? एकदम चलन हो गया है। लोगों को लगता है कि जितना हम डिस्ट्रक्टिव बात बोलेंगे, जितना विवादित बात बोलेंगे, उतना ही मीडिया हमको, हमारा टीआरपी बढ़ेगा, हम हाईलाइट। वैसा वैसा करना स्वस्थ समाज के लिए और स्वस्थ राजनीतिक जीवन के लिए अच्छा नहीं। जैसे अमर्यादित बयान कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा रहा है कि आप अमर्यादित बयान देकर आप समाज को ठेस पहुंचा रहे हैं। हम तो कहिए रहे हैं कि अमर्यादित बयान किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहिए। खास तौर पे जब आप सामाजिक जीवन में हैं, तो उन मूल्यों का, उन मान्यताओं का आपको सम्मान करना चाहिए। अब हमारा एक सवाल आपसे रहेगा आपके कांग्रेस पार्टी को लेकर कि चुनाव आयोग का लगभग तैयारी पूरी हो चुका है। अक्टूबर में लगभग संभावना है कि अक्टूबर या नवंबर में चुनाव शुरू हो जाए, और कांग्रेस का अभी तक पर्दा नहीं खुला कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, पर्दा तो किसी गठबंधन का नहीं खुला है, केवल महागठबंधन का बात नहीं है, एनडीए में भी स्पष्ट नहीं है कि कौन पार्टी किस सीट पे लड़ेगी। इसलिए ये बात तो आप इसको छोड़ दीजिए। इतना जरूर है कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, और बिहार में आप देखेंगे कि महागठबंधन का सरकार बहुत मजबूती से बनेगा और कांग्रेस का उसमें बहुत दमदार प्रदर्शन है। आपकी पार्टी लगभग कितने सीटों का आकलन कर रखी है चुनाव लड़ने की? ये अभी यहाँ कहना उचित नहीं है, लेकिन सम्मानजनक सीटें होंगी, और उम्मीद करते हैं कि जितना सीट पिछला बार हम चुनाव लड़े थे उससे कम नहीं। प्रदर्शन पिछले 2020 की तरह प्रदर्शन में कुछ सुधार आएगा? पिछले गलती से हम लोग सबक सीखे हैं, और इस बार दमदार उपस्थिति रहेगी। आप चुनाव लड़िए आगे। पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। महाराज में सदाबहार के रूप में देखा जा रहा है। महाराजगंज हमारा घर है, पहला और अंतिम विकल्प वही है महाराजगंज। महाराज ऐसा लग रहा है कि अपनी बार राजन कोटे में साथ चले गए। देखिए, ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं है। अगर कहीं बाहर में कोई चर्चा कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन लीडरशिप के लेवल पे ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि महाराज आरजेडी के कोटा में जाएगा। सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला सभी अलायंस पार्टनर में रहता है। जहां हम फर्स्ट हैं वहाँ वो सीट हमारा रहेगा, जहां सेकंड है वो भी सीट हमारा रहेगा, जहां थर्ड फोर्थ का पोजीशन का है वहाँ सीटों की अदला बदली हो सकती है, इसकी संभावना है। विजय शंकर दुबे महाराज से चुनाव लड़ेंगे। विजय शंकर दुबे जी के बारे में अल्लाह का मान तय करेगा। महाराजगंज की जनता ने उनको मैंडेट दिया और चुनाव जीते, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा इसका सर्वे अल्लाह का मान के लेवल पे कराया जाता है। महागठबंधन के लोग भी कर रहे हैं, हम आप भी उस क्षेत्र के हैं तो हमारा आपका भी असेसमेंट है। तो विजय शंकर दुबे जी फिलहाल तो निवर्तमान विधायक तो हैं, लेकिन इनकी गतिविधि थोड़ा बहुत एनडीए की तरफ दिख रहा है अभी आजकल, इस क्षेत्र में चर्चा करो सर। देखिए, ये सब तो अल्लाह का मान को रिपोर्ट होगा, जो भी है वो अल्लाह का मान। ये बात कहाँ तक सत्य है, इसमें क्या कहेंगे? अभी इसके सत्यता के बारे में हम क्या कहेंगे? जो सोशल मीडिया है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, सब पे अवेलेबल है उनकी एक्टिविटी क्या है। अब हम अपने जुबान से क्या कहें? जब पूरा जमाना कह रहा है तो हमारी जुबान का क्या वैल्यू? अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है कि वो एनडीए के संपर्क में है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, बेटा को तो चूंकि बीजेपी में मिलवा दिए वो लोकसभा चुनाव के समय में, और उनका कहना था कि वो मैच्योर्ड हो गया है इसलिए वो बीजेपी में मिल गया। ये बात उन्होंने हमारे चैनल पर कहा। लेकिन अभी तो हाल ही में देखे कि प्रधानमंत्री स्थानीय सांसद और स्वास्थ्य मंत्री के साथ वो घूमते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री के ऐसा चर्चा सुने कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में वो शामिल थे। अब ये हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी का कहा हुआ बात, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के साथ, महाराजगंज के स्थानीय सांसद के साथ घूमते हुए उनका तस्वीर है, वायरल हो रहा था। और लोकसभा चुनाव जब बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा लड़ रहा था, तो
मिड ऑफ इलेक्शन अपने बेटा को बीजेपी में शामिल करा के उन्होंने मैसेज क्या दिया ये बिहार मैंने महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। तो उनका क्या भूमिका होगा ये अल्लाह का मान तय करेगा। महाराष्ट्र के एक नागरिक के रूप में, एक वोटर के रूप में हमारा आपका असेसमेंट उनके प्रति क्या है, ये कैमरा पे कहने की आवश्यकता नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।